हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, इसके पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस और टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब एसिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज एसिड में होगा, फिजिकल और केमिकल, कितना रिएक्टिव होगा, कितना कम रिएक्टिव होगा, है ना। तो ये देखेंगे। इसमें पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब एसिड के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला फिजिकल स्टेट पर बात कर सकते हैं कि एसिड्स आर कलरलेस लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड लाइक वाटर। ठीक है, मतलब ये क्या है? एसिड्स आर वाटर लाइक लिक्विड। ये बिल्कुल पानी की तरह होगा। मतलब अगर कहीं पर एक पॉट में रखा हुआ है या कोई बीकर में रखा हुआ है एसिड, तो हम दूर से देखकर नहीं बता सकते वो पानी है या फिर एसिड है। समझ में आई बात? ओके। दूसरा क्या? इट इज सॉर इन टेस्ट। अब वो टेस्ट में कैसा होगा? सॉर इन टेस्ट होगा। सॉर दैट इज खट्टा इन टेस्ट। ठीक है, अब इसको हम टेस्ट करेंगे और कोई भी चीज ऐसा जो हमारे नेचर में खट्टा हो वो सब एसिड होते हैं। ठीक है, ऑल कंसिस्ट ऑफ एसिड्स। क्लियर? अब यहाँ पर वाटर लाइक एसिड है। वाटर लाइक एसिड है, वही बात हुई कि बीकर में रखा हुआ है और हम उसको जाके तो उसको हम क्या टेस्ट कर सकते हैं? अगर कोई लैब में ऐसे भी रखा हुआ है पानी की तरह, तो उसको पानी नहीं समझना है, उसको टेस्ट करके ही छूना है। तो इसके लिए क्या है हमारे पास? थर्ड इज it turns blue litmus to red. It turns blue litmus to red. ये एक टर्म है लिटमस। दैट इज लिटमस पेपर भी होता है और लिटमस सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, ये वॉयलेट कलर का डाई है। ठीक है, जो इंडिकेटर का काम करता है। और ये इंडिकेट क्या करेगा? अगर वो लिटमस ब्लू है, ब्लू से क्या हो गया? रेड हो गया, तो हम बोलेंगे ये क्या? एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, मैं अगले लेक्चर में पूरा का पूरा लिटमस और इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? एसिड्स आर corrosive इन नेचर। corrosive नेचर के होते हैं। corrosive नेचर कहने का मतलब उसमें कोरोजन, जैसे क्या? अगर ये एक स्केच है, ठीक है, और इस स्केच को क्या हम किसी एसिड में दे देते हैं, तो क्या होगा? यहाँ कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है। लेकिन जैसे अगर कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट है, मैंने आयरन को एक आयरन नेल था, उसको एसिड, एक बीकर में एसिड था, उसमें दे दिए। ठीक है, हाफ एन आवर के बाद क्या दिखेगा? पूरा का पूरा आयरन नेल या तो गायब हो चुका होगा या बहुत ज्यादा उसके ऊपर कोरोजन हो गया होगा। ठीक है, गायब होने का मतलब वो पूरा का पूरा क्या होगा? उस एसिड में डिसॉल्व कर जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? कोरोजन हो गया। और इस कोरोजन वाले टर्म में क्या आता है? एसिड्स कॉज बर्निंग इफेक्ट। वो बर्न कर देता है हमारे हाथ को। क्या होगा? जैसे एक ड्रॉप ऑफ एसिड अगर यहाँ गिरा तो वो जला देगा। ठीक है, और जलाने का मतलब क्या हुआ? वो बोल सकते हैं इट इज कोरोसिव इन नेचर। क्लियर? ओके। तो ये हमारे पास चार फिजिकल प्रॉपर्टीज थे। किसके लिए? फॉर एसिड के लिए, कि ये वाटर लाइक लिक्विड है, बिल्कुल कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड होगा। ठीक है, सॉलिड टेस्ट होगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दे। इसको याद रखने का तरीका भी है, ब्लू टू रेड। अगर एसिड हमारे हाथ पे गिरा तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, तो हम ध्यान रखेंगे रेड। और यही चीज रिवर्स होगा आगे बेस में, कि रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, हम बोलेंगे क्या? रेड से अगर ब्लू हो जाए तो बेस, और ब्लू से रेड हो जाए तो एसिड। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है। केमिकल रिएक्शन यहाँ आएगा।
उनको जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज फिजिकल के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन इसका क्या होगा? मेटल के साथ रिएक्शन, तो जो भी रिएक्टिव मेटल है, जैसा आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे, रिएक्टिविटी सीरीज आया था फर्स्ट चैप्टर में। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या, जो मोस्ट रिएक्टिव है वो काफी ऊपर थे और धीरे धीरे नीचे होते होते बीच में हाइड्रोजन आया था और फिर उसके नीचे कुछ मेटल्स थे। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर मेटल्स हैं, ध्यान से यहाँ समझने की बात है, हाइड्रोजन से जो ऊपर के मेटल है वो सब एसिड से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, मान लेते ये एक एसिड है, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और यहाँ से हाइड्रोजन को ही रिप्लेस किया जाएगा। और तो रिप्लेसमेंट कौन करेगा? जो मोर रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव नहीं करेगा। जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ये सब एसिड से रिएक्ट नहीं करता। रिएक्ट कौन करेगा? सिर्फ वही एलिमेंट्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं। तो HCl का रिएक्शन सोडियम के साथ, तो ये क्या बनेगा? NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। समझ में आ रही है बात? वैसे ही अगर एक और एसिड लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रिएक्शन कैल्शियम से करते हैं। तो जैसे ही इसका कैल्शियम से रिएक्शन होगा, ये क्या फॉर्म करेगा? ये CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, फिर हाइड्रोजन गैस बाहर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शन में क्या देखा जा रहा है कि ये दोनों मेटल्स जो थे वो रिएक्टिविटी सीरीज में किसके ऊपर है? हाइड्रोजन के ऊपर आ रहे हैं सब। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगा। अगर यही चीज HCl ले रहे हैं और इसको कॉपर से या फिर सिल्वर से या फिर गोल्ड से रिएक्ट करते हैं, किन्हीं एक से, तो क्या होना है? नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आ गई बात? ये तीनों रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि कौन एसिड से रिएक्ट करेगा, कौन एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब बनता क्या है? मान लीजिए ये रिएक्शन हो गया, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या? तो ये हमारे पास क्या है? एसिड है। ये क्या है? कोई मेटल है। और जब इनका रिएक्शन होगा तो जो बनेगा वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, मींस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और हाइड्रोजन के पास हम कुछ अप एरो का साइन लगा देंगे, विच रिप्रेजेंट्स व्हाट, कि हाइड्रोजन गैस वहां से लिबरेट। जैसे अगर हमारे पास आयरन का नेल है, उसके ऊपर थोड़ा एक दो ड्रॉप एसिड देंगे तो वहां से धुआं निकलना शुरू होगा। ठीक है, तो वो धुआं क्या है? दैट धुआं इज व्हाट, नथिंग बट H2, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और वो आयरन का क्या हो जाएगा? अगर हमने HCl दिया था तो FeCl2 बन जाएगा। ठीक है, अगर हमने कैल्शियम के ऊपर ये रिएक्शन किया, कैल्शियम का एक पीस था, उसके ऊपर क्या दे रहे हैं? उसके ऊपर मान लेते हैं HCl दे रहे हैं। तो पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड का था, अब हम HCl दे रहे हैं। तो जैसे हम HCl के कुछ ड्रॉप्स देंगे फिर धुआं निकलना शुरू होगा। फिर वो गैस क्या है? दैट गैस इज व्हाट, हाइड्रोजन गैस। क्लियर? और कैल्शियम किस में चेंज हो जाएगा? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड में चेंज हो जाएगा और वो क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट है। समझ में आ गई ये बात? ओके, तो अब जानते हैं रिएक्शन विथ मेटल तो हो गया। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड का क्या नेचर है? ये जो मेटल ऑक्साइड है ये मोस्टली बेसिक इन नेचर होते हैं, मतलब बेसिक ऑक्साइड्स होता है। मेटल्स ऑक्साइड्स आर मोस्टली बेसिक ऑक्साइड्स। अब जो बेसिक ऑक्साइड है वो मैं बात बता रहा हूँ किसकी, जो सिर्फ बेसिक ऑक्साइड है उसके लिए यहाँ रिएक्शन होगा। क्या होगा वो देखते हैं। HCl अब Na2O है, सोडियम ऑक्साइड। वो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं
ऑल फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ग्रुप 2 में क्या है, बेरिलियम का एम्फोटरिक होता है, बाकी सबका फिर क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा। तो ये हो गया। या फिर यहाँ पर H2SO4 लेते हैं प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं। अब रिएक्शन लगा लेते हैं, क्या होगा रिएक्शन जब हम इसको देंगे, ये बेसिक ऑक्साइड था, फिर रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, ये NaCl प्लस H2O। यहाँ क्या होना है, यहाँ होना है CaSO4 प्लस H2O। समझ में आ रही होगी बात क्या, ये बेसिक ऑक्साइड, ये एसिड, तो एसिड बेस का रिएक्शन क्या होगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। मतलब ये है हमारे पास एसिड, ये बेसिक ऑक्साइड्स, तो ये क्या आ रहा है, ये सॉल्ट आ रहा है और ये क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। ये हमारा रिएक्शन होगा। ठीक है, वैसे ही अगर एम्फोटरिक ऑक्साइड ले, अब ये टर्म क्या है, एम्फोटरिक ऑक्साइड, ऐसा कोई भी ऑक्साइड जो क्या एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह बिहेव करे। अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो वो बेस बन जाएगा, और अगर बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। जैसे क्या लेते हैं, हमारे पास यहाँ HCl है, इसका रिएक्शन करते हैं Zn जिंक ऑक्साइड, ये एक एम्फोटरिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये क्या देगा, अब ये एसिड है तो ये बेस बन जाएगा और हमको मिलेगा ZnCl2 प्लस H2O। ठीक है, ये तो एसिड था, बट ये क्या है, इट इज एम्फोटरिक ऑक्साइड। यही रिएक्शन सेम ZnO का यूज हम लोग बेस के टाइम भी करेंगे। तो बेस में क्या देखा जाएगा कि बेस भी इससे रिएक्ट करता है और तब ये क्या बन जाएगा, तभी एसिड बन जाएगा। अभी ये क्या है, अभी ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आई बात, ओके। अब देखते हैं रिएक्शन विद मेटल हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया, उसके बाद रिएक्शन विद बेस। अब यहाँ बेस में एक टर्म आता है एल्कली। ये एल्कली क्या होगा, अगर बोला जाए डिफाइन एल्कली या व्हाट इज एल्कली, तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ बेस, और बेस में एल्कली, ये कौन सी कली है ना, तो ये एल्कली बोलते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस को। इट इज वाटर soluble bases are called alkali। ठीक है, कोई भी बेस जो वाटर में soluble हो जाए उन सबको हम क्या बोलेंगे, एल्कली बोलेंगे। ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 1 है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब वाटर में ऐसे ही देंगे soluble है, दे आर हाईली रिएक्टिव और वो सब सॉल्युबल हो जाता है। और क्या, अगर सोडियम दिया गया तो सोडियम फॉर्म करेगा NaOH, पोटेशियम दिया गया KOH, ये सब बिल्कुल लिक्विड, ठीक है, सोपी इन टच होते हैं। ये सब बेसिस क्या है, लिक्विड है और सोपी इन टच है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, दे ऑल आर एल्कलीज। ठीक है, अब ये एल्कलीज का रिएक्शन किससे, एसिड से, तो एसिड और बेस का रिएक्शन क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब ये जो टर्म लिखा गया है इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे क्या, एक एग्जांपल है हमारे पास HCl प्लस NaOH, सबसे सिंपल एग्जांपल है ये। यहाँ पर क्या होगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, वैसे एक और एसिड लेते हैं, एक और एसिड है H2SO4 प्लस एक और बेस लिया जाए CaOH होल 2। अब क्या होगा, अब होगा CaSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है,
and neutralization reactions are, they are exothermic reactions। मतलब ये सब क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, कैसे, एक एज्यूम करते हैं, ये रहा हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक रेड ले लेते हैं, ठीक है। एक में हमारे पास क्या है, ब्लू में बेस है, इसमें एसिड है, क्लियर। कोई भी एक एसिड उठाते हैं, HCl है, ठीक है। इस रेड लाइन तक यहाँ तक एसिड था और इसमें कुछ बेस ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इसको मिला दिया, एसिड बेस का रिएक्शन हुआ, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। अब जैसे ही ये सॉल्ट बनेगा तो ये जो टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, इसके वॉल्स, जो ये जो कंटेनर है वो गर्म हो जाता है। वो क्या बताएगा, वो बताएगा कि एसिड बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। कभी कभी कुछ ऐसा रिएक्शन आप लोग देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे कि रिएक्शन हुआ और ठंडा हो गया, ठीक है। तो वो अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा हो और बाकी सराउंडिंग क्या हो जाए, ठंडा कूल हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, वो एंडोथर्मिक था। मतलब उसको हीट चाहिए था, उसने हीट लिया, एब्जॉर्ब किया अपने सराउंडिंग से और बाकी सबको ठंडा कर दिया। ये कहाँ ऑब्जर्व हुआ होगा, कुछ आइडिया। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है ना, तो ग्लूकोन डी पानी के ग्लास में मिलाकर पीते हैं। तो अगर आप नॉर्मल वाटर लीजिए, उसमें 2 चम्मच ग्लूकोज देके स्टीयर करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही स्टीयरिंग होगा ना, तो क्या ऑब्जर्व होगा, पूरा का पूरा ग्लास ठंडा हो गया अपने आप, बिना फ्रिज में रखे वो ग्लास ठंडा हो जाता है। वो कैसे, क्योंकि ग्लूकोज का जो डिसोल्यूशन है ना वाटर में, वो इंडोथर्मिक प्रोसेस है। उसने वाटर में जितना भी हीट था सब एब्जॉर्ब कर डिसॉल्व हो गया, तो हम बोलेंगे वो ग्लास ठंडा हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एसिड बेस में, जैसे ही एसिड था, इसमें थोड़ा भी बेस मिलाया गया, ये बीकर या टेस्ट ट्यूब क्या होगा, गर्म हो जाएगा। वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और कितना हीट रिलीज हुआ, ये कहाँ पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है कि कितना हीट रिलीज हुआ, लेकिन NTSC के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या होता है। ये तो न्यूट्रलाइजेशन है, अब इसके टर्म में बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ऐसे लिखें तो ऐसे रखते हैं, रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको मैं टिक मार्क कर देता हूँ कि फॉर NTSC, नॉट फॉर बोर्ड, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्लियर। अगर NTSC के लिए आप पढ़ रहे हैं तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ क्या होता है, when 1 mole of H plus and 1 mole of OH minus react, they produce 1 mole of water of H2O, comma, the amount of heat released is called enthalpy of neutralization, ठीक है, is called enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन। यही होता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और ये कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस, ये दोनों क्या है, रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, काफी ज्यादा एनर्जी होता है, इसके पास भी एनर्जी, इसके, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। तो जब ये दोनों रिएक्टिव था, एक स्टेबल पार्टिकल हुआ, तो हमारे पास पहले ज्यादा एनर्जी था, अब H2O के पास एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो ये एनर्जी कहाँ गया, पहले ज्यादा एनर्जी अब कम एनर्जी, तो ये कहाँ एनर्जी रिलीज हुआ, ये सब एनर्जी रिलीज हो गया, उसको क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। वही वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो गया था, वही एनर्जी वो बाहर आ रहा था, एंड दैट एनर्जी इज
इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसको डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन NEUT से भी रिप्रेजेंट करते हैं, H बोलते हैं इंथैल्पी के लिए, और ये इंथैल्पी चेंज का साइन है। ठीक है, यहाँ क्या होता है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये जो लिखा गया इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन NEUT न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू माइनस 57.1 किलो जूल, ये इतना होता है, एंड इट इज कांस्टेंट। ठीक है, एक मोल अगर वाटर बना 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस से, तो इतना एनर्जी, माइनस साइन बता रहा है एनर्जी रिलीज होना। ठीक है, जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं और एनर्जी माइनस में लिखा हो मतलब एनर्जी रिलीज, बाहर, जैसे इस सिस्टम से एनर्जी बाहर आ रहा है तो इसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसको माइनस में बोलेंगे। इसमें एनर्जी दे रहे हैं, इसको हीट करेंगे तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, तो अब हम प्लस में लगाएंगे, मतलब अब एंथैल्पी प्लस में लगाना होगा। लेकिन यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हो रहा है एनर्जी रिलीज, तो हम माइनस 57.1 किलो जूल बोलते हैं। अगर 2 मोल वाटर बन गया, जैसे यहाँ देखा जाए इस इक्वेशन में 2 मोल वाटर बन रहा है, तो क्या हम बोलेंगे, जैसे ही 2 मोल वाटर बनेगा ये एनर्जी डबल हो जाएगा, दुगना हमको मिलेगा एनर्जी। ठीक है, और ये सब किसके केस में हो रहा है, यहाँ एक और टर्म कंडीशन लग जाता है, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तब कोई भी वीक होगा ये अमाउंट थोड़ा कम मिलेगा, मतलब माइनस 57.1 किलो जूल की जगह हो सकता है 30.7 किलो जूल मिले या 37.1 किलो जूल मिले। तो वो सब एनर्जी कहाँ गया, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को आज ही खत्म करते हैं। ठीक है, देखते हैं, अगर हमने CH3COOH लिया प्लस NaOH लिया, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3COO सोडियम एसिटेट प्लस वाटर बनाएगा, यहाँ भी 1 मोल वाटर मिल रहा है, यहाँ भी क्या रिएक्ट हो रहा है, इस एसिड से क्या मिलेगा H प्लस, यहाँ से क्या मिलेगा OH माइनस मिलेगा, और यहाँ क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है H2O मिल रहा है, यहाँ भी 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल, यहाँ तो कोई 2 है नहीं जैसे वो H2SO4 वाले केस में था। लेकिन यहाँ जो डेल्टा H का वैल्यू आएगा, ये वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस 57 से कम आएगा, मतलब इस केस में डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल्स टू लेस देन माइनस 57.1 किलो जूल। क्यों हुआ ऐसा, तो ये एसिड कौन सा एसिड है, ये एक वीक एसिड है। ठीक है, और वीक एसिड का क्या होता है, वीक एसिड का 100% आयोनाइजेशन नहीं होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कंटेनर है, यहाँ पर ये एसिड रखा है, तो मैंने बताया था टाइप ऑफ एसिड में कि ये वीक एसिड है, और जैसे ही वीक एसिड बोलेंगे मींस इसके बहुत कम ही ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो किस में होगा, H प्लस में होगा और CH3COO माइनस में होगा। ज्यादातर पार्टिकल क्या होंगे, इस तरह से बंद होंगे, एक ही मॉलिक्यूल में रहेगा, तो जो पार्टिकल इस तरह से है वो इससे रिएक्ट करेगा। ठीक है, और कुछ एनर्जी रिलीज किया, वो एनर्जी फर्दर यूटिलाइज खर्च हो गया किसमें, इसको आयोनाइज करने में, इसको अगर हीट देंगे तो ये क्या होगा, आयोनाइज टूटेगा, तो वही चीज हुआ, ये दोनों क्या आपस में पहले ये जुड़ा हुआ था, कुछ पार्टिकल्स ही क्या थे इसके अलग अलग थे, जैसे ये अलग H प्लस है, ये किससे जुड़ जाएगा, OH माइनस से, मान लेते हैं 10 पार्टिकल ही है तो ये 10 से रिएक्ट किया, वो दोनों जो 10 मिलकर H2O बनाया था कुछ तो एनर्जी रिलीज करेगा, वो जो एनर्जी रिलीज हुआ वो किसमें खर्च होगा, किसमें लगेगा, वो इसको आयोनाइज करने में लगेगा, फिर ये फर्दर आयोनाइज होगा, इस तरह से ये क्या होगा, आयोनाइजेशन इसका चलता रहेगा। तो वो जो एनर्जी गैप आया, इट इज ड्यू टू
आयोनाइजेशन ऑफ दिस एसिटिक एसिड। समझ में आ गई बात। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारे पास ये टर्म कांस्टेंट है, फिक्स होगा, ठीक है। लेकिन कोई भी अगर वीक है या दोनों वीक है तो ये एनर्जी जो है वो कम मिलेगा। जैसे हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं, ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं तो बहुत कम गर्म होगा, बहुत कम। क्यों कम हुआ? क्योंकि दोनों वीक था, और दोनों वीक होगा तो आयोनाइजेशन में खर्च हो जाएगा एनर्जी। इसी केस को क्या करते हैं, HCl लेते हैं, NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग है, मिलाएंगे बहुत गर्म होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्लियर? आप लोग इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, कहीं भी समझने में डाउट हुआ हो तो, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में क्या बात करेंगे, अगले क्लास में इसमें कुछ और रिएक्शंस रह गए, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में कुछ रिएक्शन रह गया, वो देखेंगे। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, इसको देखना है। क्लियर?